हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर का आपको हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लोअर क्लासेस में 7th और 8th क्लासेस में आपको मिल चुका है, लेकिन 9th क्लास में हम इसे थोड़ा सा और एलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स की डेफिनेशन लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखी है। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमने इस तरह सपोज करो पुश किया या फिर इस तरह से इसे पुल किया, तो जो पुश और पुल हमने किया है इस सेल के ऊपर यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं फोर्स। ये डेफिनेशन आपने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी कर रखी है, लेकिन 9th क्लास में आपको इसकी थोड़ी सी हायर डेफिनेशन स्टडी करनी पड़ेगी। जो हायर डेफिनेशन है या जो और अच्छी बहुत रेलेवेंट डेफिनेशन है वो आपके पास कौन सी है? वो ये वाली है। डेफिनेशन देखने में बड़ी लग रही होगी आपको, लेकिन जब आप इसे समझोगे तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं लाइन वाइज लाइन। तो फर्स्ट लाइन में देखो ध्यान से क्या है। A force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object at rest। यहाँ तक इसे आप थोड़ा सा एक स्टॉप दे सकते हो, ठीक है। क्या है इस डेफिनेशन में? जो फोर्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कोज और टेंड्स टू कोज, यानी कि जो करती है या करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? ए मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि रेस्ट में है उसे मोशन में लाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये सेल है, ये इस समय रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको फर्स्ट चैप्टर से पता लग गया होगा। एन ऑब्जेक्ट विच डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये सेल है, ये अपने एक फिक्स पॉइंट से अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करेगा चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। तो ये हो गया रेस्ट। अब मैंने क्या किया, अपनी फिंगर से इसे पुश किया और इसको मोशन में ले आया। अब यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरी फिंगर ने एक फोर्स लगाई और उसने रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अ फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ए मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सेकेंड पार्ट इसका। और अब यानी कि यहाँ से सिचुएशन चेंज हो गई है। और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है। जैसे इस सेल इस समय चल रहा है मेरे हाथ के फोर्स की वजह से, और दूसरी फोर्स मैंने यहाँ से लगाई और इस तरह से उसको मोड़ दिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है या करने की कोशिश करेगी। यहाँ तक इसका सेकंड पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, यानी कि यहाँ तक हमारे पास था इसका सेकंड पार्ट। अब बारी थी थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है? और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या कर सकती है? वो एक ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकती है या करने की कोशिश कर सकती है। जैसे इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक स्पंज टाइप मटेरियल चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पाउच है, इस पाउच की शेप इस समय आप ये समझ सकते हो, ठीक है। एक तरह से रेक्टेंगल शेप है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से प्रेस कर दिया, प्रेस करके इसकी शेप को चेंज कर दिया। मीन्स फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स चेंज कर सकती है या फिर करने की कोशिश करेगी साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट था। अब बारी आती है इसके फोर्थ पॉइंट की। और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी इंक्रीज करने की कोशिश करती है या फिर कर सकती है। जैसे मान लो इस सेल है, इस समय अपनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे हाथ लगा के इसकी स्पीड को और बढ़ा दूं, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को चेंज कर दिया। तो इस तरह से फोर्स सिर्फ पुश और पुल नहीं है जो हम लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी करते थे, बल्कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इतने सारे काम भी कर सकती है। तो ये डेफिनेशन आपके पास है कंप्लीट रेलेवेंट डेफिनेशन। अगर आपके पास एग्जाम में आती है तो लिखने की इसे कोशिश करना। और इसका सिंपल वर्जन ये भी बन सकता है, या तो आप इस तरह से याद रखो, ये याद रखना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, और टेंड्स टू चेंज
क्या? नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थर्ड वन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्थ वन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिफ्थ वन इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास जो पेज है, ये आपके पास कंप्लीट पेज है डेफिनेशन से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फोर्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तब भी आप क्या करोगे, इन्हीं 5 बातों के बारे में वहाँ पर बताओगे। ठीक है, क्लियर होगी बात ही। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, अब आप यहाँ पर ये समझेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारे पास है नंबर 1 बैलेंस फोर्स, नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम स्टडी करते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स, ये टॉपिक कोई नया नहीं है, आप इसे हर रोज़ लाइफ में कई बार अप्लाई करते हैं, लेकिन समझते इस पॉइंट से। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मैंने फोर्स कहाँ लगाई है, लेफ़्ट टू राइट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट ही जा रहा है। क्लियर है ये बात? अब एक इसमें समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ से फोर्स लगाने की कोशिश की और यहाँ से भी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट भी है, राइट टू लेफ़्ट भी है, फोर्स लगाने की कोशिश की है और इस समय जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, जो सेल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपका मूव नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा ना। इस केस में फोर्स अप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय राइट हैंड, सो दैट नेट रिजल्टेंट इज जीरो। नेट रिजल्टेंट इज जीरो मीन्स सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में क्या होगा, हम ये बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय लेफ्ट हैंड इज बैलेंस, या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड्स आर बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर हो गया आपको बात ही? तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, या ग्राउंड ले लिया, यहाँ पर एक फोर्स लगाई है लेफ्ट टू राइट 5 न्यूटन और यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाई है राइट टू लेफ्ट 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस वजह से क्या होगा, जो नेट रिजल्ट होगा या रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो होने की वजह से हम बोलेंगे देन इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट force F1 and F2 are said to be balanced forces, balanced forces। क्लियर है? बैलेंस फोर्स आपको क्लियर हो गई है। अब बारी आती है इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपके पास है when two forces of equal magnitude but acting in opposite direction on an object simultaneously, then object continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as balance forces। ऐसी forces जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, अप्लाई तो हो रही हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 फोर्सेस थी, उनका इम्पैक्ट ज़ीरो आ रहा था। आपको समझ में भी आ रहा है क्योंकि एक फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रही है और एक फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रही है। इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से बॉक्स ने आपने कोई भी चेंज शो नहीं किया, लेकिन ये ज़्यादा फोर्सेस के साथ भी अप्लाई हो सकता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स और नेट इम्पैक्ट अगर ज़ीरो है, तब जितनी भी फोर्सेस होंगी, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस आपकी बैलेंस फोर्सेस के अंदर काउंट होंगी। बैलेंस फोर्सेस उन्हें कहा जाएगा। मींस अगर रिजल्टेंट ज़ीरो है, रिजल्टेंट इम्पैक्ट अगर ज़ीरो है, तो फोर्सेस जो होंगी वो आपकी बैलेंस होंगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने इसके एग्जांपल याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, वैसे ही आप दूसरे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कौन सा एग्जांपल ले लिया, इन टग ऑफ वॉर, जो रस्सा खींचने वाली गेम होती है ना, उसमें क्या होता है, 2 टीमें होती हैं और अपनी अपनी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को, यानी कि रस्सी को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से मैंने आपको आगे समझा रखा है। इन ए टग ऑफ वॉर 2 टीम्स पुल ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। If the rope does not move in any direction, in spite of the fact that both the teams are applying forces in opposite direction, then the force applied by both team are known as balance forces। जैसे सपोज करो, ये मैंने आप एक तरह से इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक ये रस्सी मैंने एज्यूम कर ली और ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, जहाँ से जिसके लेफ़्ट और राइट जाने से ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम विन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लगी है लेफ़्ट, यहाँ से फोर्स लग रही है आपकी लेफ़्ट टू राइट और यहाँ से लग रही है राइट टू
लेफ्ट, यानी कि ये वाले बच्चे या फिर ये वाले लोग या फिर ये वाली टीम ये चाहती है कि जो रोप है वो राइट साइड में जाए, और ये वाली जो टीम है वो चाहती है लेफ्ट साइड में जाए। अगर ये रोप या फिर हम ये मान लें ये पॉइंट जो हमने मार्किंग पॉइंट माना है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में, तब हम क्या बोलेंगे, जो फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं टीम ए और टीम बी की हेल्प से, टी ए और टीम बी की हमने इसको लेबल कर लिया है, तो जो फोर्स लगा रही हैं टीम ए और टीम बी वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस फोर्सेस की कैटेगरी में चली जाएंगी। नॉट मूव एट ऑल, इफ दिस मार्क नॉट मूव एट ऑल देन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टीम ए एंड टीम बी आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है। इसका सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, हमने एक बॉक्स को एज्यूम कर लिया, ठीक है, इस बॉक्स को एज्यूम कर लिया है। इस बॉक्स को एज्यूम करने के बाद एक फोर्स लगाई है इस पर्सन ने, सपोज करो ये कोई बच्चा है, ये फोर्स लगा रहा है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस बॉक्स को राइट साइड में पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यानी ये बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा, अभी समझते हैं इसको। अगर ये बॉक्स अब मूव नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय दिस पर्सन और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बैलेंस। अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस केस में अगर फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन और ये फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस हो जाती है, तब उस केस में ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन वी ट्राई टू पुश ए हैवी बॉक्स ऑन ए रफ सरफेस इट डज नॉट मूव इन दिस केस। क्यों नहीं मूव करेगा, द फोर्स ऑफ पुश अप्लाइड बाय द बॉक्स एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड सरफेस ऑफ द फ्लोर। ग्राउंड और बॉक्स के बीच में एक फोर्स होती है जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स क्या करेगी, इस फोर्स को जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को बैलेंस कर ले, तो उस केस में ये बॉक्स आपका मूव नहीं करेगा। या फिर अगर ये बॉक्स मूव ना करे तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन एंड द फ्रिक्शन फोर्स आर बैलेंस्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो कौन कौन सी टाइप्स हमने स्टडी करी है, हमने स्टडी करी है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है। इसके बाद द फोर्स ऑफ पुश एंड पुल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर सेड टू बी बैलेंस, ये सी जो पीछे हमने स्टडी किया उसका एक पार्ट था। अब आपको ये पॉइंट नोट करना है, जो बैलेंस फोर्स होती हैं वो किसी भी चेंज को अपोज करती हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है। आपको बस एक पॉइंट ये याद रखना है कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि बैलेंस फोर्स वैसे कोई चेंज नहीं करती हैं, लेकिन यानी कि मोशन से रेस्ट में मोशन का काम वो नहीं कर सकती, लेकिन वो शेप एंड साइज का चेंज करने का काम ज़रूर कर सकते हैं। तो बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात है। तो ये था हमारे पास सारा का सारा कंप्लीट बैलेंस फोर्स के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो अनबैलेंस फोर्स कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वहाँ पे बॉक्स वाला एग्जांपल लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी बॉक्स वाला एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये ग्राउंड है, लेफ़्ट टू राइट फोर्स लग रही है, राइट टू लेफ्ट फोर्स लग रही है, सेम काम है बिल्कुल बैलेंस फोर्स के जैसा ही। यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जो लेफ़्ट से राइट लग रही है वो 15 न्यूटन लग रही है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। और राइट टू लेफ्ट जो फोर्स लग रही है वो लग रही है आपके पास 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट आपका उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रही है, और यू कैन से ऑब्जेक्ट विल मूव इन दैट डायरेक्शन या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझ लो इसको। नेट रिजल्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। नाउ फोर्सेज F1 एंड F2 आर सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स। तो ये मैंने इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके पास आती है डेफिनेशन तो आपने इस तरह से डेफिनेशन आपने नोट करनी है। व्हेन टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड acts in opposite direction of an object simultaneously, then the object move in the direction of larger force. This force acting on the object are said to be
अनबैलेंस फोर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि अनबैलेंस फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, फोर्स कहाँ से लगी है, देखो सपोज करो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से फोर्स लगी है लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो मैं फोर्स है वो लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ लगा रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्ट भी कहाँ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ राइट। क्लियर हो रही बात है। तो आपको ये समझना है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं और अगर ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाए, जैसे मैंने यहाँ से लेफ़्ट टू राइट फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ मूव करना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट में मूव करना चाहिए। तो यही होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना चाहिए, राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। तो आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको जो पॉइंट समझना है वो पॉइंट क्या समझना है, सपोज करो लेफ़्ट टू राइट 15 न्यूटन फोर्स लग रही है, यानी कि ज़्यादा फोर्स लग रही है, और राइट टू लेफ़्ट 10 न्यूटन फोर्स लग रही है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट लग रही है 10 न्यूटन फोर्स यानी कि कम, और जो लेफ़्ट टू राइट फोर्स लग रही है वो लग रही है 15 न्यूटन यानी कि ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्वियस बात है कि राइट साइड में जाएगा। समझ रहे हो आपको बात, कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ये बात क्लियर होगी आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में अगर जाए, ठीक है। किस केस में, जब फोर्स आप लार्ज लगा रहे तो उसे ही बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसके लिए कंसिडर कर लिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स रखा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर ये पर्सन है और ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है मीन्स फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि राइट साइड में इस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश की गई है। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर हमने ये कंडीशन एज्यूम कर ली, F1 इज़ ग्रेटर देन F2, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो होगा का, ऑब्वियस बात है, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन क्या अप्लाइड फोर्स की, लेफ़्ट टू राइट है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा। अब ये बात आती है कि किस मैग्नीट्यूड के साथ जाएगा। तो जो इस समय ये जिस फोर्स के साथ ये राइट साइड में जाएगा वो फोर्स बन जाएगी आपकी F1 माइनस F2। क्लियर है। सपोज करो यहाँ पर ये 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा था और 5 न्यूटन आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं इसकी। व्हेन ए बॉय ड्रैग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर देन एन unbalanced force is acting on the box. The force of pull applied by the boy acts on the box in the forward direction, and the force of friction between the lower surface of the box and the surface of the floor act in the backward direction. The box move in the direction of unbalanced force by this magnitude, that is in the direction of larger force. Clear है। तो अगर डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना है, पूरा कंप्लीट डायग्राम से कर सकते हो, और ये थ्योरी है इसके पार्ट की, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, एक्सप्लेन अनबैलेंस फोर्स विद एन एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन दोगे और इस तरह से एग्जांपल दोगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में इस चैप्टर में है आगे आने वाले, लेकिन फिर भी एक टॉपिक की क्लैरिटी के लिए आप सबको ये क्लियर होना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल हम मान सकते हैं, ए बाइसिकल विल स्लो डाउन इफ द राइडर स्टॉप पैडलिंग बिकॉज a force of friction between the tires of the bicycle and road
एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बाइसिकल। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ए बाइसिकल स्टॉप आफ्टर स्टॉप पेडलिंग। तो आप क्या बोलोगे उस केस में? बिकॉज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाइसिकल एंड रोड एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बाइसिकल। इसी के साथ आई होप कि आपको बैलेंस, अनबैलेंस फोर्सेस और फोर्स की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी पॉइंट आता है, कुछ भी पॉइंट में डाउट आता है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और इस तरह से जो वीडियो लेक्चर होते हैं उनकी एक एक लाइन को समझिए। अगर आपको एक लाइन समझ में नहीं आई है तो हो सकता है आपको आगे वाला पूरा पार्ट समझ में ना आए। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक लाइन को समझिए। जहाँ पर समझ में आना बंद हो जाता है थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए बेशक, ठीक है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि इस समय यही ऑप्शन आपके पास है। इसी तरह से वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर है विद एग्जांपल। क्लियर होगी बात ये? तो आपको क्या समझ में आया? मेनली आपको ये समझ में आया कि बैलेंस फोर्सेस कांट चेंज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। और अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए आपको बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। ठीक है, तो यहाँ से एक टॉपिक बनता है आपका, जो आगे के सारे टॉपिक लगभग यही हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में भी आपको लोअर क्लासेस के अंदर एक आइडिया है कि जो लॉज ऑफ मोशन है ये न्यूटन्स ने दिए थे। न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे आपके, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन उसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, वो आप समझ लो कि जैसे हमें अपने अभी स्टडी किया कि मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बिना मोशन के बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। तो उसी तरह उस समय एरिस्टोटल, जो उस समय के ग्रेट फिलोसफर थे, उन्होंने एक बात कही कि टू मेंटेन द मोशन ऑफ द बॉडीज और ऑब्जेक्ट ए कंटिन्यूसली पुश और पुल वॉज नीडेड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को, किसी को मोशन में रखना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसे एक फोर्स देनी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बोल दी? उन्होंने बोल दी कंटिन्यूस पुश और पुल, यानी कि उसको फोर्स रेगुलरली, कंटिन्यूसली देनी जरूरी है। लेकिन इसी कंसेप्ट को उस समय के अगेन ग्रेट फिजिस्ट गैलीली ने completely डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने हाउएवर दिस कंसेप्ट ऑफ मोशन वाज टोटली रिजेक्टेड बाय ग्रेट फिजिस्ट गैलीलियो गैलीली इन 17th सेंचुरी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना खुद का एक प्रिंसिपल दिया जिसको उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। और उसके अकॉर्डिंग क्या था? ही गेव द फेमस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, according to which, according to this principle, when no unbalanced force act on a body at rest, then it continue in the state of rest. Moreover, when no unbalanced force act on a body moving with constant velocity, then it continues in the state of motion. और उसने इस बात को इस एक्सपेरिमेंट से कंप्लीटली प्रूव भी करके दिखाया। उसने क्या किया? इस तरह से एक डबल इंक्लाइंड एक सिस्टम को प्रिपेयर किया है। इसकी थ्योरी आगे है, वो मैं आपको बता दूंगा, आप समझ लो पहले। उसने इस तरह से एक डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया, यहाँ से उसकी हाइट ये मान ली, ग्राउंड से हाइट ये मान लिया हमने h, यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ किया। तो बॉल को रिलीज़ करने पर हुआ क्या? ये बॉल उसी हाइट तक, सेम हाइट तक इसने सेकंड पार्ट में, यानी कि A to B आपने रिलीज़ किया था, ठीक है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन C to D क्यों गया? C to D वो अपने आप गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा जो एरिस्टोटल था वो खराब, वो गलत हो गया कि मोशन के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड है, वो वाला पॉइंट आप इसका रॉन्ग हो गया। क्योंकि ए से लेके बी तक तो आप मान सकते हो कि हमने यहाँ से इसको रिलीज़ किया, लेकिन वो सी टू डी भी गया है, तो वो कैसे गया? तो यहाँ पर एरिस्टोटल की ये का जो पॉइंट है ये उसने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया अपने इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसने क्या किया? इसी थ्योरी को दोबारा किया और इस केस में इसकी जो हाइट है उसे थोड़ा सा, इसको जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा कम कर दिया, तो फिर ऑब्जेक्ट उसी हाइट तक गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इंक्लिनेशन है, वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया और इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। तो इस केस के अंदर क्या हुआ? जैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इस बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया, ये ऑब्जेक्ट इसने क्या किया था? यहाँ से फ्रिक्शनल लेस जितना हो सकता था उस समय करा, फ्रिक्शनल लेस। और ये जो बॉल थी वो भी क्या थी? कांच की बॉल थी, मार्बल
टाइप में, कंचे टाइप में एक बॉल थी जो मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करती है, उसी वजह से मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स ये फील करती है। और ये जो बॉल है ये कंटिन्यूस चलती रही थी, तो इस कंटिन्यूस चलने के पीछे कोई फोर्स तो थी नहीं, ठीक है ना, कंटिन्यूस फोर्स तो हम तो दे नहीं रहे थे कि वो चलती जा रही थी। तो इसी थ्योरी की वजह से, इसी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया की वजह से गैलीलियो गैलीली ने एरिस्टोटल की थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट है, ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है जो मैंने आपको बताया है। ये वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, इसीलिए इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप नोट करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो वहाँ पर आप बना सकते हो। बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने आपको बताई है। कंसीडर ए डबल इंक्लाइंड प्लेन ABCD एज शोन इन फिगर। ये जो 11 है ये चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस 11 को काट सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ फिगर ए रखना। द सर्फेस ऑफ दीज प्लेन्स आर वेरी स्मूथ सो दैट देर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ए ग्लास बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट h वॉज ऑब्जर्व। इट वॉज फाउंड दैट इट राइजेज अप टू द सेम हाइट h ऑन द प्लेन CD। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ किया AB पे और CD पर वो अपने आप गई थी, सेम हाइट उसने अटेन की थी। उसके बाद नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन CD वॉज डिक्रीज एज शोन इन फिगर B। तो B में हमने क्या किया था, जो इंक्लिनेशन पॉइंट है, इंक्लिनेशन का जो पार्ट है थोड़ा सा इसका डिक्रीज कर दिया था CD का। Again, the ball released from height h on the plane AB was observed. It was found that again the ball reached to the same height h on the plane CD after traveling more distance. Now, the inclination of the plane CD was reduced to 0 so that the plane CD was made horizontally as shown in the figure C. The ball released from height h on the plane AB was found to travel forever, ठीक है। इस सी पार्ट में ये जो बॉल है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही बिना किसी कांस्टेंट पुश और पुल के, यानी कि बिना कांस्टेंट फोर्स के, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूटन्स ने अपनी स्टडी को और अच्छे से रिप्रेजेंट किया और अपने 3 लॉज ऑफ मोशन इसने दिए, ठीक है। तो न्यूटन्स ने किसका रिजल्ट यूज़ किया, गैलीलियो गैलीली का रिजल्ट यूज़ किया, ठीक है। और सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट थी फोर्स के बारे में किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, उस समय के ग्रेट फिलोसफर थे, ओके। तो अब न्यूटन के जो 3rd लॉज हैं वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं ब्रीफली, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़े से उसके रिजल्ट, थोड़ी सी डेरिवेशन और थोड़े से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लगभग ये चैप्टर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और 3rd लॉ के अराउंड ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप इतना पढ़िए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, ओके। इसी के साथ थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।